दुखी नहीं है ही ना, क्या ना, क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखो, भेजा ना, इसको फिर से भेज दो ग्रुप पर, भेज दिया। हाँ वही भेजना है, अभी मॉड्यूल बन के नहीं आया है, ठीक है, भेज दिया, ठीक है। देखो 2 घंटे क्लास है आज, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो पहली बात तो 2 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, ठीक है, सेम चैप्टर है, ओके। हम क्या कहेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। इसमें 2 वर्ड है बच्चों, एक पहला इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ, रेस्ट। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा बच्चों, रेस्ट में रहेगा, मतलब चार्ज क्या होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे जहां पर चार्ज मूव नहीं कर रहा है, और चार्ज मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, क्या कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ध्यान देना, इसमें क्या होगा, जब भी हम मानेंगे, ये मान लेना जब भी इस चैप्टर क्वेश्चन आएंगे उसमें चार्ज फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, बैटरी वगैरह नहीं लगी होती है इसमें, या लगे भी होगी तो वो चार्ज फ्लो नहीं करवा रही होगी, ठीक है। देखो तो इसमें बच्चों क्या मानेंगे, लिख लो, इसमें चार्ज क्या होगा, एट रेस्ट होगा, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज क्या होता है, ये बताया भी था, चार्ज क्या होता है, क्या, चार्ज क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी होगी। चार्ज एक समझ पा रहे हो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, याद है हम, अरे याद है, जैसे मान लो अगर बालों में क्या करो, कॉम्ब रब करो तो क्या करता है, पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या हुआ तुम्हारा, एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। याद है, जब चार्ज फ्लो करता है तो क्या होता है, तुम्हारा करंट होता है, और तुमने 10th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अरे पढ़ा था ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ओके। डेफिनेशन से मतलब नहीं है, यूनिट क्या होती है चार्ज की, हाँ हाँ कूलम होती है बच्चों, एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम, उनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एसआई यूनिट है, बट कूलम बहुत बड़ी यूनिट होती है, क्या होती है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, जस्ट लाइक तुमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, फैरड कैपेसिटर जानते हो, कैपेसिटर की भी यूनिट क्या होती है, हाँ कंडेंसर जानते हो ना, इसमें यही कैपेसिटर है, ठीक है। अरे पंखे का कंडेंसर जानते हो ना, ठीक है, हाँ, तो वो क्या है, व्हाइट व्हाइट होता है। रेड कलर का नहीं होता, ठीक है, क्या होता है, कंडेंसर, ठीक है। उसकी भी यूनिट क्या होती है बच्चों, आपकी कैपेसिटर की यूनिट फैरेड होती है, ध्यान देना, बट फैरेड भी बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर कूलम भी बहुत बड़ी यूनिट होती है, जनरली आपको कूलम दिखेगा नहीं, क्या दिखेगा, माइक्रो कूलम दिखेगा, क्या दिखेगा, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम में क्या होंगे, कितने कूलम होंगे, 10⁻⁻6 कूलम, ध्यान देना, मेजॉरिटी ही दिखेगा आपको, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ध्यान देना, हम थोड़ा सा बच्चों नॉर्म 11th के पेज से ज्यादा चलेंगे, क्योंकि पहली बात तो तुम अकस्टम्ड हो गए हो, ठीक है। दूसरी बात, हमको कोर्स जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है, दिसंबर तक, जेई का भी कोर्स दिसंबर तक खत्म करना होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देखो बताओ पहला प्रॉपर्टी, कुछ पढ़े होगे, हाँ हाँ हाँ, और कौन से चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लिख लो, like charges repel each other and unlike charges attract each other. like charges repel and unlike charges attract each other. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है,
हाँ लिख लो, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ऑलवेज क्वांटाइज्ड, देख रहा हूं भाई, ये होता है क्वांटा का मतलब क्या होता है बच्चों? पैकेट, हाँ। क्या होता है मतलब, एग्जांपल बताओ, ऐसे बताया था इसको। हाँ हाँ, जैसे बताया था ना, जैसे मान लो तुम दुकान पर टॉफी खरीदने जाओ, वैसे नहीं तुमको आधी टॉफी दे देगा, और या तो एक देगा या तो दो देगा, ऐसा कुछ देगा, 1.5 नहीं देगा, ठीक है ना। तो बच्चों चार्ज आता कैसे है? देखो मान लो दो है ऐसे, ठीक है, दो आपके मैटर है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, पता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। ये इनका सबका चार्ज और मास तो पता है सभी को? अरे आइडिया है, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? हाँ बस, बहुत अच्छे, नई डिस्कवरी। क्या लिखवा दूंगा भाई, नहीं तो कहोगे ये भी नहीं लिखवा। देखो होता क्या है, अगली प्रॉपर्टी भी इसी से आएगी। देखो यहाँ पर बच्चों ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है ना। अब बताओ प्रोटॉन बच्चों दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लो कई प्रोटॉन है, सारे क्या है तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज भी रिपेल भी कर रहे होंगे, बट फिर भी क्यों स्टेबल है ये? हाँ, इलेक्ट्रॉन बाहर है, उससे क्या हुआ? वो तो अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तब तो और दूर चला जाना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ से आ गया अंदर? अंदर कहाँ है? हाँ, एक टाइप का बच्चों फंडामेंटल फोर्स होता है। हाँ, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, याद है? वानी का पहली क्लास बताया था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दो चार टाइप के बच्चों फंडामेंटल फोर्स होते हैं। एक तो क्या होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जानते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब जैसे मान लो तुम बैठे हो जैसे, ठीक है ना, अब सीट के अंदर क्यों नहीं धंस रहे? नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल क्यों लग रहा है? वेट की वजह से नॉर्मल लग रहा है? तुम कूद भी जाओ तब भी तो वेट है तुम्हारा, तब भी तो नॉर्मल लगना चाहिए। वास्तव में क्या हो रहा है, जब तुम बैठे हो, मान लो तुम्हारा पैंट है, ठीक है ना, पैंट के जो मॉलिक्यूल्स है वो भी क्या है तुम्हारे एटम्स हैं कुछ, ठीक है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जो सरफेस है, सरफेस पर भी क्या है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स है। अरे आगे बात समझ में? तो दोनों के बीच क्या है, डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है तो क्या होगा, रिपल्जन हो रहा है, इसी की वजह से तुम बैठे हो। तो एक टाइप पे क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स ही है। अरे ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड क्यों यूज करते हैं? अरे याद है, हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अरे यूज करते नहीं यूज करते? ठीक है, तो बताओ क्यों ऐसा? एक क्वेश्चन था, ढंग से देखना। तुमको ये पता ना, लाइक चार्ज से रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज से अट्रैक्ट, ठीक है ना। मान लो बच्चों एक आपका एक लाइन, ठीक है ना, लाइन चार्ज है ऐसे, आ रही बात समझ में? मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो मतलब क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, ओके। या निगेटिव आपके अपोजिट जा रहे हैं। मान लो यहां पर एक बच्चों क्या है तुम्हारा, एक कैट है, कैट मैं बना नहीं सकता, मैं मुझे एक ही शेप बनाना आता है, ठीक है ना। मान लो पार्थ, ये पार्थ को मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है ना। तो पार्थ पर बच्चों क्या लगेगा, अच्छा यहाँ पर बच्चों क्या है तुम्हारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहे होंगे, अपोजिट जा रहे होंगे, आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे होंगे। तो करंट भी बच्चों किधर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट, या पॉजिटिव चार्ज के लॉ इधर होगा, ठीक है, ओके। अभी मान लो करंट फ्लो हो रही है बच्चों, तो ये क्या है तुम्हारा न्यूट्रल है, आ रही बात समझ में?
भाई जब हवा कंडक्टर में करंट फ्लो होता है लगभग न्यूट्रल ही होता है ना, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। अब बताओ इस पर अगर मान लो ये मूव करने लगे बच्चों, क्या करने लगे, मूव करने लगे v वेलोसिटी से, तुमको पता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इस पर फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, अरे फोर्स लगेगा, ठीक है याद है, ठीक है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल याद है ना, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है ओके। तो किधर फोर्स लगेगा, मान लो किसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वास्तव में किधर लगेगा तुम्हारा, ये जो है आपका इधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, और v क्रॉस भी किधर लगेगा आपका, इधर लगेगा, ठीक है इधर की ओर मान लगेगा, ठीक है हो रहा कि नहीं हो रहा, ये कौन बता रहा है, मान लो ये ग्राउंड पर मैं बैठा हूं, ठीक है ना, मैं रेस्ट में हूं, हरी बात समझ में, मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मान लो इधर वीजे चलने लगे, मान लो सेम स्पीड से v से, ठीक है। अब वीजे के हिसाब से पार्थ क्या है, रेस्ट में है, तो वीजे के हिसाब से तो कोई फोर्स लगना नहीं चाहिए, अरे नहीं लगना चाहिए ना भाई, रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी क्या है जीरो, अभी फोर्स नहीं लगेगा, अरे भाई कंडक्टर जब मूव करता तभी तो फोर्स लगता नहीं लगता, ठीक है। अभी ये क्या हुआ, रेस्ट में आ गया, इस पर फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक फ्रेम से तो फोर्स लग रहा है, दूसरे फ्रेम से फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा तो पॉसिबल होगा ही नहीं, नहीं होना चाहिए ना, कहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी है, कहाँ से लगेगा सूडो फोर्स, एक्सेलरेशन में लगता है ना, हाँ देखो याद है मैंने आपको बताया था टाइम डायलेशन, बताया था नहीं बताया था, ठीक है ना, टाइम डायलेशन क्या होता था, अगर मान लो मूविंग फ्रेम में हो तो क्या होता तुम्हारा, टाइम धीरे धीरे चलता है, याद है, ठीक है। अच्छा टाइम धीरे धीरे चलेगा तो भाई डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगी एल इंटू क्या, एल क्या होगा, वीटी होगा, ये भी क्या होगा बच्चे तुम्हारा कम होगा, इसको कहते हैं लेंथ कंट्रैक्शन, क्या कहते हैं, लेंथ कंट्रैक्शन। अगर जब आप मूव करते हो तो जो आपके रिलेटिव, जान लो तुम इधर मूव कर रहे हो, ठीक है ना, यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की मान लो कुछ सेपरेशन डी थी, ठीक है, मेरे हिसाब से तो कांस्टेंट थी, मान लो कुछ थी, तुम्हारे हिसाब से अगर तुम मूव कर रहे हो तो क्या होगा, यहां पर देखो तुम्हारे रिलेटिव क्या हो रहा है, मान लो ये तुम इधर जा रहे हो, ठीक है, क्या जा रहे हो, तो भाई इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है मान लो, ठीक है, मान लो ऐसा सिर्फ इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों, क्या हो रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट पर है, अभी भी न्यूट्रल ही है, ठीक है, अब ये इधर जा रहा है क्या तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन क्या है तुम्हारा, रेस्ट में है, ठीक है। अब होगा क्या, जब आप मूव करने लगोगे, क्या करने लगो, मान लो मूव करने लगो, तो अभी क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज हुआ बच्चों वो क्या हुआ, तुम्हारे रिलेटिव क्या हो गया, अभी तुम्हारा मूव करने लगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, मूव करने लगा, और निगेटिव चार्ज ही बच्चों मान लो क्या होगा, निगेटिव चार्ज किधर किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो देखो यहां पर होता क्या है कि जो निगेटिव चार्ज होगा अभी क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, इसके रिलेटिव मूव करने लगा, नहीं मूव करने लगा, तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब पास पास आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है बच्चों, उसके रिलेटिव कम स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या हो रहा है, मान लो उसमें जो कंट्रैक्शन है वो क्या हुआ, कम हुआ, मतलब निगेटिव चार्ज ज्यादा पास पास आ गया और पॉजिटिव चार्ज उतना पास पास नहीं आया, तभी ये कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, एक जगह पर ज्यादा क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, दूर, तो अभी ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि पहले क्या थे, पॉजिटिव और निगेटिव क्या थे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अभी क्या हुआ, पॉजिटिव भाई निगेटिव क्या गया तुम्हारा करीब आ गया, और पॉजिटिव क्या हो गया, रिलेटिवली दूर आ गया, तभी ये क्या हो गया बच्चों, निगेटिवली चार्ज हो गया, क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, किसके फ्रेम से, वीजे वाले फ्रेम से, ठीक है, तो निगेटिवली चार्ज हो गया, तो ये क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, क्या करेगा इसको, अट्रैक्ट कर लेगा। तो पहले फ्रेम से जब देखा तुमने, मैंने अपने फ्रेम से देखा, तो ये फोर्स क्या था तुम्हारा, मैग्नेटिक था, अरे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था कि नहीं लग रहा था, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अगर वीजे फ्रेम से देख रही है अपने, तो क्या हो रहा है, हाँ अट्रैक्टिव हो रहा है, मतलब ये क्या है बच्चे तुम्हारा, कौन सा अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये फोर्स क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक है, तो सोचो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अरे वास्तव में देखो एक दूसरे क्या, अगर फ्रेम डिपेंडेंट है कि नहीं, एक फ्रेम से वही फोर्स क्या इलेक्ट्रिक है, दूसरे क्या है तुम्हारा
मैग्नेटिक, वास्तव में एक ही फोर्स है वो, इसीलिए क्या बोलते हैं हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो तुम पर लग रहा है, बैठे हो इस पर क्या लग रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दूसरा है क्या है तुम्हारा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो अभी बता रहा था ना, तीसरा फंडामेंटल फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चौथा क्या है तुम्हारा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है तुम्हारा, रेडियो एक्टिविटी होती है। सुना है रेडियो एक्टिविटी के बारे में? हाँ हाँ, आगे बात समझ में। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है, क्या लगता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और न्यूट्रॉन और क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की बात कर रहा था मैं। हाँ, मैं यहाँ पर ये जो फोर्स की बात कर रहा था, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा था। उसमें क्या होगा, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ये चार्ज पर डिपेंडेंट ही नहीं है, मैंने बताया तो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी लगा रहा है अट्रैक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगा रहा है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर भी लगा रहा है। ये सारे बच्चों लगभग क्या होते हैं, फोर्स बराबर होते हैं। अरे ये चार्ज वगैरह पर डिपेंड नहीं करते। ये क्या कहते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये रेंज बहुत कम होती है बच्चों। कहां पर लगते हैं, सिर्फ तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर ही लगते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ही क्या हो जाते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। तो यही जो फोर्स है, इसी की वजह से क्या होता है तुम्हारा, न्यूक्लियस तुम्हारा स्टेबल रहता है। अरे बांध के रखता नहीं रखता, अदरवाइज क्या होगा, रिपल्शन की वजह से क्या होगा भाई, बिखर जाएंगे, नहीं बिखर जाएगा। अरे भाई पढ़ा है तुमने, जो एटम की रेडियस लगभग होती है 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, और न्यूक्लियस रेडियस क्या होती है 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो बहुत कम है, 1,00,000 गुना कम है उससे, ठीक है। सोचो बहुत छोटे से स्पेस में चार्जेस रखे हैं, छोटे आपके, भाई रखे नहीं रखे, वो स्टेबल कैसे रहेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। अरे यार ये बात समझ में, तो ये एक टाइप का फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है। इसी की वजह से ये स्टेबल रहते हैं। अगर मान लो बच्चों चार्ज का तुमको ट्रांसफर करना है, मान लो एक तुम्हारी बॉडी है, इसमें क्या है तुम्हारे 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इसमें मान लो क्या है बच्चों, 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है। अब तुमने पढ़ा है कि भाई जनरली क्या होता है, तुम्हारे एटम्स न्यूट्रल होते कि नहीं होते, ठीक है ना। बाहर इलेक्ट्रॉन से, अरे है कि नहीं बच्चों, बोहर ऑर्बिट, बोहर मॉडल को माने तो बाहर इलेक्ट्रॉन होते कि नहीं होते। इस यहाँ पर क्या है, 6 प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहाँ पर क्या होंगे, 10 प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, 10 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। आ रही बात समझ में। अब अगर सोचो, अगर मैं प्रोटॉन को बच्चों निकाल दूं, ठीक है, मान लो इसको एक प्रोटॉन दे दूं, तो यहाँ पर कितने बचे, 5 प्रोटॉन बचे और 6 इलेक्ट्रॉन बचे, और यहाँ पर कितने हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा एक्स्ट्रा, भाई 11 प्रोटॉन और एक क्या हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा निगेटिव है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्यों, क्या प्रोटॉन को निकालना पॉसिबल होगा क्या, क्यों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है ना। याद है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पर होती हैं, जनरली पॉसिबल नहीं होता है। तो किसको निकालना पॉसिबल होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन को निकालना। और कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल होगा, आउटर मोस्ट वाले को। याद है केमिस्ट्री में सारे रिएक्शन किसके कारण होते हैं, वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन कारण। अरे यही होता नहीं होता, ठीक है ना। और इसमें अगर प्रोटॉन को चेंज कर दोगे, ध्यान देना, 5 किसमें आता है बच्चों, याद है भाई, तुम्हारा प्रोटॉन क्या बताता है, जेड, अरे बताता नहीं बताता, तो बोरॉन का होता है ना शायद 5। तो ये क्या तुम्हारा बोरॉन है, और ये क्या हो गया तुम्हारा 11 किसका होता है, सोडियम का। तो सोचो बोरॉन से क्या हो गया, ये क्या हो गया, एटम ही क्या हो जा रहा है तुम्हारा चेंज, पहले कार्बन था, अभी क्या हो गया तुम्हारा बोरॉन हो गया। सोचो तुमने जो भी केमिस्ट्री में रिएक्शन पढ़ी है, इस साइड कार्बन हो जाए, इधर बोरॉन आ जाए, ऐसा पढ़ा है क्या,
जितने इधर कार्बन होते हैं उतने इधर ही कार्बन होते हैं। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि आपका प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शंस में होगा, जब आपको पढ़ाऊंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें क्या होगा, आपका एक एटम दूसरे एटम में कन्वर्ट होगा, उसमें ये नहीं होगा कि जितना कार्बन इधर उतना कार्बन इधर, ऐसा नहीं होगा। अरे ठीक है भाई, वो क्या होती है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर होती है। तो इसका मतलब हम प्रोटॉन को ट्रांसफर करके बच्चों बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। किसको ट्रांसफर करना होगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना होगा। और इलेक्ट्रॉन में भी किसको ट्रांसफर करना होगा? आउटर मोस्ट वाले को। क्या कहते हैं उसी को? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर क्या है बच्चों, 6 प्रोटॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मान लो ये अच्छा आदमी है, ठीक है, ये गिविंग पर्सन है, ठीक है। ये मान लो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो बताओ इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर कितने हो गए बच्चों? 11। अब आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है बच्चों, माइनस ही चार्ज होता नहीं होता, और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस ही। तो यहाँ पर कितना हो गया, 10 इंटू प्लस ही और प्लस 11 इंटू माइनस ही, तो क्या आ गया, ये माइनस ही चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, 6 इंटू प्लस ही और 5 इंटू माइनस ही, तो क्या हो गया बच्चों, प्लस ही चार्ज आ गया। और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस ही चार्ज आ गया। अरे आगे बात समझ में? तो ये है बच्चों चार्जिंग की मेथड। ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं। अरे आगे बात समझ में? ऐसे ही करते हैं। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन या तो एक ट्रांसफर होगा बच्चों, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था तो इस पर कितना आया था, प्लस ही चार्ज आया था, और इस पर कितना आया था, माइनस ही चार्ज आया। अगर 2 ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया, उस पर 2 ही, यहाँ पर -2 ही। तो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो क्या आएगा, n ही आ जाएगा। अब या तो प्लस आ जाए या तो माइनस। तो चार्ज क्या रहता है, हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है। क्वांटा क्या है बच्चों, पैकेट क्या है यहाँ पर, ई। सबसे छोटा पैकेट क्या है, ई। भाई ई से कम तो चार्ज आ नहीं सकता, ई ट्रांसफर होगा तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो नहीं होगा। तो यही कहते हैं चार्ज क्या रहता है बच्चों, क्वांटाइज्ड रहता है, मतलब आपका पैकेट्स में ट्रांसफर होता है। पैकेट साइज क्या है तुम्हारा, ई। ठीक है, लिख लो, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एन क्या है बच्चों तुम्हारा, हाँ, एन इज एन इंटीजर, ब्रैकेट में लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। याद है एनसीईआरटी में क्वेश्चन किया था, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद है? क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, 1 यहाँ पर क्या लिखा था, क्यू की वैल्यू 1, और यहाँ पर क्या लिखा था, मान लो n इलेक्ट्रॉन है, ई की वैल्यू क्या थी 1.6 × 10⁻⁹ यहाँ पर आ गया। अरे ठीक है, किया तक नहीं किया था, कराऊं दोबारा, हो जाएगा, हो गया। ठीक है, एक और भी आता है इसमें, चार्जेस एसोसिएटेड विद मास। क्या होता है, चार्जेस एसोसिएटेड विद मास। ध्यान देना, क्वेश्चंस छोटे छोटे से पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री में हो सकता है, अभी पढ़ा होगा तुमने। अगर मान लो बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यहाँ का मास कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है भाई। मास होता है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ का मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ का मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो अगर मान लो 1 कूलम बच्चों चार्ज ट्रांसफर हुआ, इस पर क्या आ गया, +1 कूलम चार्ज आ गया, और इस पर कितना आ गया, -1 कूलम चार्ज आ गया। ठीक है, तो इसका मास कितना घटा होगा और इसका मास कितना बढ़ा होगा, कैसे पता करेंगे? चार्ज गया होगा, मास गया होगा। हाँ, अरे भाई समझ पा रहे नहीं, सोचो, मान लो एक क्लास में 10 लोग हैं, 2 लोग उठ के चले गए, मान लो 2 करोड़ वेट, मान लो 50-50 किलो है, तो कितना ट्रांसफर हुआ, यहाँ से 100 गया। पहले ये पता करना हो कितने लोग गए, कितने लोग गए मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गए। अभी बताया ना, 1 कूलम ट्रांसफर करने में कितने बच्चों, इतने लोग चले गए, अरे भाई इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, और 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मान लो m e। ठीक है ना, तो इतना मास ट्रांसफर हुआ, यहाँ पर इतना कम हो गया और यहाँ पर इतना बढ़ गया। ऐसा छोटा मोटा पूछा जा सकता है, या तो कर लोगे ना, कराऊं मैं, हो जाएगा ना।
ठीक है ना। लिख लो चार्जेस एसोसिएटेड विद मास, यही कहने का मतलब है, ठीक है, जो भी बताया। चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। चार्जेस एसोसिएटेड विद, हाँ नेक्स्ट। लिख लिया। देखो अब मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिख लो। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों आपका, -1.6 × 10⁻19 कूलम। और चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है आपका, +1.6 × 10⁻19 न्यूट्रॉन, सॉरी कूलम। और यहाँ पर देखो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन नहीं रहता। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों आपका 1.6726 × 10⁻27 kg, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है इससे, मास ऑफ आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg। ये प्रोटॉन के मास से लगभग आपका 1835 टाइम्स होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 1835 टाइम्स होता है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन कह दो। लगभग बच्चों मानते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, और लगभग कितना होता है, 1835 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लगभग इतना होता है। याद कर लेना, ये नंबर कभी कभी पूछते, कभी कभी मतलब यूज होती है, नहीं तो डिवाइड करके भी कर सकते हो तुम, ठीक है। अरे लिख लिया ना, चार्जेस एसोसिएटेड विद मास, मतलब चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। लिख लिया, ठीक है। एक कॉमन सेंस वाली बात है कि चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों, कंजर्व रहता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम मान लो पहाड़ पर चले गए, ठीक है ना। तो पहाड़ पर ना तुमको देने वाला ना कोई लेने वाला तुमसे, तो 100 रुपए 100 रुपए ही रहेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पर टॉफी की दुकान पर टॉफी खरीद सकते हो उससे। अरे भाई आइसोलेटेड हो ना, समाज से कटे हुए हो, तुम्हारा 100 रुपए क्या रहेगा, 100 रुपए ही रहेगा। तो यहाँ पर मतलब यही यही कह रहा हूँ, आइसोलेटेड मतलब किसी से कनेक्टेड नहीं है। अगर यही मान लो ये दोनों आइसोलेटेड है बच्चों, तो शुरुआत में कितना चार्ज था, इस पर भी जीरो था, इस पर भी क्या था, जीरो था, कुल मिलाकर क्या था, जीरो था, ठीक है। बाद में भी अगर दोनों को मिला हो तो इस पर प्लस ही चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, माइनस ही, बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा। अरे भाई आइसोलेटेड है ना, जो पहले नेट चार्ज था वही बाद में भी नेट चार्ज होगी, कोई चार्ज ट्रांसफर करने वाला नहीं है। आ गई बात समझ में, ठीक है, लिख लो। चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। आगे बात समझ में, आइसोलेटेड सिस्टम पर चार्ज क्या रहता है बच्चों, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। आगे समझ में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब, ठीक है। देखो अच्छा बैटरी क्या करती है, बैटरी चार्ज देती है क्या, हाँ, बैटरी सिर्फ चार्ज का ट्रांसफर करवाती है। अरे ठीक है ना, ध्यान देना, ये मत समझना कि बैटरी चार्ज देती है, कभी बैटरी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर चार्ज का ट्रांसफर करवाती है। ये मैं करंट में बताऊंगा कैसे कराती है, क्यों जरूरत होती है, ओके। यहाँ पर कभी बैटरी आ जाती है मत समझना बैटरी चार्ज देगी, ठीक है। चार्जिंग करने के मेथड्स पता है तुम लोगों को, ठीक है। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मैंने बताया ना, कॉम्ब वाला, ठीक है ना, वो क्या है, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन है। क्यों होता है चार्ज बच्चों, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन से कैसे होता है चार्ज, अरे भाई फ्रिक्शन से क्यों होता है, हाँ, अरे कुछ तो होगा, हाँ बताओ, सही बोल रहे हो, कुछ भी मतलब, देखो, अरे मान लो कॉम को ऐसे छू लो ऐसे, उसके बाद पेपर बिट्स के पास ले जाओ, क्या ट्राई करेंगे क्या, नहीं, क्यों, एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी
अगर वो वर्क करेगी तो मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। कुछ नहीं, न्यूट्रल है उस टाइम तो चार्ज ही तो करना है। देखो होता क्या है कि तुम वास्तव में भाई ये मान लो कॉम है तुम्हारी और ये तुम्हारा बाल है, ठीक है, मुझसे ऐसा ही, इसीलिए मैं बायो नहीं पढ़ाता, ठीक है। मान लो ऐसे हैं, 4-5 है तुम्हारे बाल, ठीक है, मेरे मामा के सर पर ऐसा, यहाँ पर 4-5 बाल है बस, बाकी पूरे गंजे हैं। और पूछता हूँ कौन सा शैम्पू लगाते तो कहते हैं हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो होता क्या है भाई, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में नहीं है, तो आसानी से थोड़ी चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ प्रलोभन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तुम कहो इसको 100 रुपए दे दो चम कर जाओ, तो ये क्या करोगे तुम, जब बाल में जब रब करते हो तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है बच्चों, क्या होती है, हीट जनरेट। जो हीट होती है वो एनर्जी तो है, वो एनर्जी क्या करेगा, तुम्हारा बाल वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या होगा, कहां पर जंप कर जाएगा, कॉम में जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बाल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इतने खड़े हो जाते हैं, देखा है, अरे देखा है ना, करंट लगता है तो, ठीक है। और ये क्या होगा तुम्हारा, कॉम निगेटिवली चार्ज होगा। तो फ्रिक्शन से क्या है तुम्हारा, एनर्जी आई, अरे ठीक है ना। एक होता है तुम्हारा कंडक्शन के थ्रू और एक तो होता है तुम्हारा इंडक्शन के थ्रू, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो। ये है क्या तुम्हारा, चार्ज ट्रांसफर की मेथड्स। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है, पूछी नहीं जाएंगी, ओके। सबसे पहला बच्चों इसमें हम लॉ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया फोर्स लगता है, कितना लगता है, अरे ये भी तो पता होना चाहिए, उसके लिए क्या लॉ है, याद है किसी को, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, लिख लो कूलम्ब्स लॉ। क्या, किसकी यूनिट, किसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट, कुछ तो बोल रहे थे, किसकी यूनिट बोल रहे थे, लिखो कूलम्ब्स लॉ। ये पढ़ा है ना बच्चों पहले तुम लोगों ने, ठीक है ना, ये बात पढ़ाया था मैंने, रिलेशन बताया था, कूलम्ब्स लॉ। याद है जैसे बच्चों ग्रेविटेशन में पढ़ा था, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू K q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो याद है यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, वहां पर दो पॉइंट मासेस, ध्यान देना क्या थे, दो पॉइंट मासेस के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है, चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अच्छा प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं कभी हमेशा, ये क्यों नहीं बोलते F प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड F प्रोपोर्शनल टू Q2, हाँ ये मैं कह रहा हूँ, मान लो दो चार्जेस है, इसको सेपरेटली क्यों नहीं बोलते, हाँ क्यों, तो क्या करूँ, भगवान तो हूँ नहीं मैं एक ही जगह पर, यहाँ पर और वहां पर, हाँ कैसे देख सकता हूँ, तीसरी आंख तो है नहीं, क्या है जो ले जाएगा यहाँ पर, F इक्वल टू क्या है, K q1 q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 क्यों बोलते हैं बच्चों, अगर मान लो Q2 जीरो हो जाए तो Q1 कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, फोर्स क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा, अरे ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं। अरे यार ये बात समझ में, इसीलिए यहाँ पर M1 M2 भी बोलते हैं, एक मास जीरो हो जाए दूसरा मास कितना ही बड़ा हो, फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट जीरो ही होगा, ठीक है। और पॉइंट बच्चों चार्ज या पॉइंट मास क्यों लेते हैं, याद है ये भी बताया था, हाँ क्यों, बड़ा होगा तो उसके अलग अलग जगह अलग अलग वो लगेगा। हाँ डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, याद है, अगर बड़ा सा चार्ज हो गया बच्चों तो कौन सी डिस्टेंस लोगे, ये वाली लोगे कि ये वाली लोगे कि कौन सी वाली लोगे, ये वाली लोगे, ठीक है। तो पॉइंट में तो क्या होता है, पॉइंट डायमेंशनलेस होता है बच्चों, तो पॉइंट में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तुम आसानी से पता कर सकते हो। स्फीयर में क्या मान लेते हैं बच्चों, सेंटर पर मान लेते हैं, याद है, जैसे हम ग्रेविटेशन में कर रहे थे, स्फीयर केस में क्या मान रहे थे, सेंटर पर मान ले रहे थे चार्ज में, जैसे मास को सेंटर पर मान ले रहे थे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, चार्ज को सेंटर पर मान लेंगे। अरे यार ये बात समझ में, ठीक है, तो लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस acts along line joining charges, acts along line joining charges, acts along line joining charges, and is directly proportional to product of charges, is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them, and is inversely proportional to square of distance between them. नहीं हो गया अर्पित भाई? मिस हो गया? फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एक्ट्स along line joining charges, लिख लिया, and is proportional to directly proportional to product of charges and is inversely proportional to square of distance between them. ठीक है, अरे लिख लिया बच्चों? देखो यहाँ पर ऐसे चित्र बनाने का मतलब क्या है, ऐसे बना लेना, 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2, उनकी बीच की डिस्टेंस क्या है R। मैंने क्या कहा, जो फोर्स लगेगा बच्चों ऐसे डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। अगर मान लो Q2 पर फोर्स देख रहे हो, मान लो Q1 Q2 बच्चों आइडेंटिकल है, तो क्या करेगा, रिपेल करेगा किधर, इधर करेगा, लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। अरे जिस लाइन के लॉन्ग ज्वाइन कर रहे हैं उसी लाइन के लॉन्ग ही लगेगा। अरे डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए ना भाई फोर्स है। अगर मान लो क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब अनलाइक है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा किधर, इसी लाइन के लॉन्ग। अरे अरे बात समझ में, फोर्स इधर लगता है along the line joining charges, और F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, Q1 Q2, और F क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। दोनों कंबाइन करोगे क्या आ जाएगा बच्चों, F क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। ठीक है, अब कंबाइन करो क्या आ जाएगा बच्चों, K Q1 Q2 बाई, K क्या है बच्चों यहाँ पर, 1/4πε0, क्या है, 1/4πε0 है। इसकी वैल्यू क्या होती है, अब देखो यूनिट क्या होगी बच्चों की देखो यहाँ पर फोर्स है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, r², उधर जाएगा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम क्या होगा, डिवाइड, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई कूलाम स्क्वायर। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये के की वैल्यू आ गई। अब ध्यान देना ये कब वैलिड है बच्चों, ये वैक्यूम या एयर में ही वैलिड है। कब वैलिड है, वैक्यूम या एयर में। एप्सिलॉन नॉट क्या है बताओ, हाँ, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम में एयर लगभग सेम होती है परमिटिविटी। अब इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कैपेसिटर में बच्चों, ठीक है, अभी रट लो, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। अगर मान लो बच्चों दूसरा कोई मीडियम है तो क्या हो जाएगा, परमिटिविटी, आप मान लो चार्जेस को पानी में डुबो दो तो पानी तो एयर वैक्यूम है नहीं, तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अब फॉर्मूला नहीं लगेगा, फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा। वहां पर लिखते हो, एक मिनट चेंज कर दे, ये लिख लिया है, फोर्स घटता क्यों है, किसी मीडियम में अगर डुबो दो बच्चों तो फोर्स घटता क्यों है, हाँ, डेंसर से क्या होता है,
डेंसर में, इसमें डेंसर वगैरह का कोई यूज है नहीं। प्रेशर, प्रेशर का भी रोल नहीं है यहाँ पर। पोलराइजेशन पढ़ा ही नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में। एयर में क्या है, तुम्हारे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, और दूसरे मीडियम में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो पोलराइज हो जाते हैं। और पोलराइज कैसे होते हैं, पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा उसके नजदीक, और निगेटिव के नजदीक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स तुम्हारा घट जाता है। मैं कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है ना, कितना घटता है। अरे यार ये बात समझ में। अभी ये समझो फोर्स क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। तो अगर दूसरे मीडियम में कर रहे हो बच्चों, ठीक है ना, लिख लिया ये। भाई क्या लिख रहे हो ददन भाई, रामायण लिख रहे हो। एफ क्या लिखोगे तुम, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 99% केस में यही लिखोगे, ठीक है ना। बट ये कंडीशन क्या होगी, एरिया। बट अगर मान लो कि कोई डिफरेंट मीडियम है, कोई क्या है, डिफरेंट मीडियम में है, तो वहां पर क्या लिखोगे तुम, ये तो एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी है, उस केस में क्या लिखोगे बच्चों, वहां पर मीडियम की परमिटिविटी लिखोगे, नहीं लिखोगे। अरे भाई यहाँ पर वैक्यूम था, एयर वैक्यूम था, तो उसकी परमिटिविटी थी। यहाँ पर क्या लिखोगे, मीडियम। परमिटिविटी क्या होता है ये भी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा वहां पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। या बता ही दे रहा हूं मैं, ठीक है, समझो समझो इसको, परमिटिविटी क्या होती है। मान लो बच्चों ये क्या है, पॉजिटिव प्लेट, और ये क्या है तुम्हारी निगेटिव प्लेट। दोनों लाइक हैं, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। एयर मान लो अट्रैक्ट कर रही है, कोई बीच में है नहीं, एयर या वैक्यूम है, कुछ है नहीं, मतलब अभी कोई पोलराइजेशन, कोई दूसरा चार्ज नहीं है। मान लो तुमने क्या किया, एक ग्लास प्लेट या कागज का कुछ भी टुकड़ा, कुछ भी मतलब डाल दिए इसमें बीच में, ठीक है, पानी डाल दिया कुछ भी। अभी यहाँ पर बच्चों क्या है, कोई मटेरियल आ गया, मटेरियल मतलब क्या होगा, उसमें एटम्स होंगे, एटम्स में क्या हो जाएंगे तुम्हारे, आयंस होंगे, ठीक है। जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने क्या होते हैं, निगेटिव आयन होते हैं, तो न्यूट्रल होता है। तो बट यहां पर रखोगे तो होगा क्या, निगेटिव वाले बच्चों शुरुआत में क्या था, ऐसा था, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे थे। अरे भाई साथ साथ रह रहे थे मियां बीवी, ऐसे समझ लो। और अभी क्या होगा बच्चों, मान लो क्या आ गया, पड़ोसी आ गया, पड़ोसी ने क्या लगा दी, आग लगा दी, क्या करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अरे भाई अलग अलग, ये क्या करेगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव वाला क्या करेगा बच्चों, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो सोचो अभी क्या होगा बच्चों, यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे आई बात समझ में। तो सोचो मान लो यहाँ पर एक चार्ज, ठीक है ना, इस पर देखो अभी क्या होगा, पॉजिटिव वाला क्या कर रहा था बच्चों, पहले निगेटिव वाले को मान लो F4 से अट्रैक्ट कर रहा था। अभी क्या होगा, ये दोनों चार्जेस भी आगे नहीं आ गए, क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करे, नहीं करेगा। अरे यार ये बात समझ में। और ये क्या करेगा निगेटिव वाला, रिपेल, अरे करेगा, नहीं करेगा। आगे बात समझ में। और निगेटिव वाला क्या है बच्चों, थोड़ा सा दूर है। अरे यार ये बात समझ में। तो निगेटिव वाले पर क्या होगा तुम्हारा, हाँ रिपल्शन लगेगा। तो अभी फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो गया, फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, चेंज हो गया। या एक और तरीके समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है तुमने, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा अभी क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, दूर होती है, और निगेटिव चार्ज से क्या होती है, पास होती है, ठीक है। निगेटिव चार्ज क्या होती है, पास होती है। तो सोचो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, पहला क्या था बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या था, उससे दूर, और निगेटिव चार्ज की ओर था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे। मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0। अभी जब तुमने ये रख दिया तो हुआ क्या, निगेटिव के कारण क्या होगी बच्चों, इस वाले निगेटिव कारण इधर, और इस वाले पॉजिटिव कारण क्या होगी, उससे दूर। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस नहीं किया, तो फील्ड तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी इसके अंदर
कम हो गई, और फील्ड कम हो गई तो फोर्स क्या होता है तुम्हारा, क्यू होता है, शायद पढ़ा होगा किसी ने। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई तो फोर्स भी क्या हो गया, कम हो गया। किसके कारण हुआ बच्चों कम, ये जो मटेरियल था क्या हो गया तुम्हारा, पोलराइज हो गया। क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अच्छा, जितना पोलराइज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, उतनी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अरे भाई ये चार्जेस उतने स्ट्रांग होंगे जितना पोलराइज होगा, और अगर ज्यादा पोलराइज हो जाएगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ में, तो इसीलिए किसी मटेरियल में रखते हो तो क्या होता है, फोर्स तुम्हारा कम हो जाता है। अरे भाई मटेरियल के मान लो यहाँ पर पहले वैसे चार्ज था तो कितना लग रहा था फोर्स, क्यू ई नॉट। अभी क्या रख दिया तुमने, किसी मटेरियल के अंदर रख दिया, तो क्या हो गए, चार्जेस पोलराइज हो गए मटेरियल वाले, तो क्या हो गए, वो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से फील्ड क्या होगी बच्चों, चार्ज के पास कम, तो फोर्स भी क्या हो गया, ये भी बताऊंगा, F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स भी क्या हो गया, कम। जितना ज्यादा पोलराइज होगा चार्ज क्या होगा तुम्हारा, फोर्स क्या होगा, उतना ही कम होगा। इसी पोलराइज होने की एबिलिटी को ही कहते हैं परमिटिविटी। इसी पोलराइज होने की एबिलिटी क्या कहते हो, परमिटिविटी। अब यहां पर फॉर्मूले में देखो बच्चों, अगर ई जितना ज्यादा हो गया मतलब अच्छे से पोलराइज हो गया, एप्सिलॉन जितना ज्यादा हो, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन जितना ज्यादा हो गया वो पोलराइजेशन क्या होगा, उतना अच्छा होगा। और अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो एप्सिलॉन क्या है बच्चों, परमिटिविटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन होने की एबिलिटी है। जितना अच्छे से पोलराइज होगा फोर्स उतना ही कम हो जाएगा। अरे यार ये बात समझ में, यही है बच्चों तुम्हारा एप्सिलॉन। कंडक्टर के लिए क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। एप्सिलॉन क्या होता है लगभग तुम्हारा, इनफाइनाइट होता है। मतलब क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जैसे तुम फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें क्या होता है बच्चों, जो उसके अंदर चार्जेस हैं वो तो लगभग फ्री होते हैं, तो तुरंत निगेटिव वाले इधर और पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। याद है ये वाले जो प्लेट वाले थे गुलाबी वाले, ये किधर फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, मान लो ई नॉट इधर, ये वाले क्या करेंगे, ये वाला पॉजिटिव बच्चों फील्ड क्या करेगा, अपने से दूर, और ये निगेटिव वाला क्या करेगा, अपनी ओर। ये तुरंत क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे अंदर फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, और अंदर फील्ड जीरो हुई तो फोर्स भी क्या हो गया तुम्हारा, जीरो। समझ पा रहे, समझ पा रहे हो? तो अगर मान लो चार्ज तुम्हारा रेस्ट में है, कंडक्टर के अंदर बच्चों चार्ज क्या तुम्हारा रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अंदर फील्ड भी क्या है, जीरो है। क्यों, अगर फील्ड नहीं होती तो क्या होता, फोर्स लगता, और फोर्स लगता तो क्या होता तुम्हारा, चार्ज मूव करता, और चार्ज मूव करता तो क्या होती, करंट बहती। अरे भाई अगर कंडक्टर के अंदर सोचो फील्ड होती तो फोर्स लगता, नहीं लगता, कितना लगता, क्यूई, और उसके कारण क्या होता, फोर्स लगने के कारण मूव करता वो, और चार्ज मूव करना होता है क्या होता है, कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है बच्चों, ई भी क्या होगा अंदर, जीरो। और ई जीरो कैसे हुआ, पोलराइजेशन कारण। जैसे तुमने बाहर से फील्ड अप्लाई की उसके अंदर क्या हो गया बच्चों, चार्ज क्या हो गए, हाँ सेपरेट हो गए या पोलराइज हो गए। पोलराइज मतलब क्या हो गए, पोल आ गए। अरे भाई एक इधर आ गए, इधर आ गया, होता नहीं होता नॉर्थ और साउथ, अरे किनारे किनारे आ गए, जिससे क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस हुई, और क्या हो गया तुम्हारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो गई, जीरो हो गई। अरे आगे बात समझ में। तो इस केस में ध्यान देना, हम हमेशा मानेंगे इसमें जब भी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, हमेशा जीरो होगी। क्यों, कंडक्टर का बच्चों परमिटिविटी क्या होती है तुम्हारी, जीरो होती है। मतलब आसानी से क्या हो जाता है बच्चों, पोलराइज हो जाता है तुरंत अच्छे से। मैंने क्या बताया, परमिटिविटी, पोलराइजेशन की एबिलिटी, बहुत अच्छे से पोलराइज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई अंदर, बहुत कम हो गई। ये बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फोर्स भी क्या होगा, कम। आगे बात समझ में, परमिटिविटी क्या है, पोलराइज होने की एबिलिटी।
इसको बच्चों ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभी, इक्वल टू क्या होगा, के एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख देते हैं, के एप्सिलॉन नॉट। के क्या है, एक नंबर है, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर में अच्छे से बताऊंगा, फील्ड का कैलकुलेशन ही बताऊंगा मैं। तो फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, अगर मैं मीडियम में कहूं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कम। कितना कम, 1/k टाइम्स हो जाएगा भाई। एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये लिख दोगे ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किस में होगा तुम्हारा, मीडियम में होगा बच्चों। अरे होगा ना, ये ऐसा कह दो, ये वाला क्या बच्चों, एयर के अंदर एक नहीं है, एफ मीडियम क्या हो गया, एफ एयर बाई के क्या तुम्हारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और चाहो तो यहां पर लिख लेना बच्चों, ये क्या बताता है, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन क्या बताता है, ये पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेशन होने की एबिलिटी। अरे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा है, 80 होता है लगभग। अरे पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल का क्यों होता है, अरे भाई ऑक्सीजन क्या करती है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर हाँ खींच लेती है, ठीक है, उसकी वजह से डाइपोल बनता है। ये लिख लेना, ये क्या है बच्चों, हाँ एप्सिलॉन, ये क्या है तुम्हारा, परमिटिविटी बताती क्या है, ये पोलराइजेशन होने की एबिलिटी बताती है, ठीक है। अरे लिख लिया नहीं लिख लिया, ठीक है, यहां पर लिख लिया, ये चेंज कर दे स्लाइड, लिख रहे हो या ये लेफ्ट वाली स्लाइड लिख चुके हो, ठीक है। यहां पर लिख लेना, के क्या होता है बच्चों तुम्हारा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख लिया था। के की वैल्यू बच्चों इन्फिनिटी होती है, किसके लिए, कंडक्टर या मेटल के लिए, मेटल ही जनरली कंडक्ट करते हैं, क्या होता है, इन्फिनिटी होती है, मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बच्चों, जीरो। ई इनसाइड मेटल क्या हो गया तुम्हारा, जीरो। अभी बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है। इनसाइड मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो। ध्यान देना, अगर ठीक है, तुमको कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो कहता है मीडियम में डुबो दिया, क्या क्या हुआ, मीडियम में डुबो दिया गया, तो क्या होगा, उसमें क्या करना, जो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हो गया होगा, तो जो एयर है वैक्यूम में फोर्स था उसको क्या कर दोगे, के से डिवाइड कर दोगे बस, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा, हाँ एक क्वेश्चन मैं अभी बता दूंगा, इस पर आता है, पॉपुलर क्वेश्चन है, शायद तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया होगा, ठीक है, लिख लिया। हाँ किसके लिए होता है, मेटल के लिए होता है। और इन्फिनिटी हो गया तो भाई यहाँ पर के इनफाइनाइट हो गया, फोर्स क्या हो गया, जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गया, जीरो। अरे आगे बात समझ में, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर ले छोटा सा, ठीक है, चेंज कर दें स्लाइड, ठीक। अच्छा बताओ, ऐसे ओरली बताओ, दो 1 कूलाम के बच्चों चार्जेस है, ठीक है, इनके बीच का फोर्स कितना होगा अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे जाए, अरे हाँ के की वैल्यू कितनी होगी, 9 × 10⁹। अरे भाई एफ क्या होगा, के Q1 Q2 बाई के क्या है, 9 × 10⁹, Q1 क्या है 1, और ये क्या है 1/1 का स्क्वायर, कितना आएगा
9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, मतलब 9 बिलियन न्यूटन, यही है ना। क्या सोचो, बहुत कम फोर्स है बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। सोचो अगर 1 कूलाम के 2 चार्जेस रख गए, 9 बिलियन न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अरे यार, बात समझ में, इसीलिए क्या बताया था, कूलाम क्या होती है, बहुत बहुत बड़ी यूनिट होती है। ज्यादातर क्या लिखते हैं हम, माइक्रो कूलाम में। 99% क्वेश्चन में क्या लिखा देखोगे तुम, माइक्रो कूलाम। ठीक है, अरे आगे बात समझ में, ठीक है ओके। इस पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों बताओ, लेफ्ट की राइट? राइट। रिपेल करेंगे नहीं रिपेल करेंगे? और इस पर फोर्स क्या लगेगा, लेफ्ट। इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, ये कर लो नहीं कर लोगे, फार्मूले में वैल्यू रख लोगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे दे, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक देंगे तुमको। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना। ग्रेविटेशन में ऐसे क्वेश्चन किए हो। ठीक है, मान लो बच्चों एक है तुम्हारा 16 माइक्रोकूलम और एक क्या तुम्हारा -20 माइक्रोकूलम। आ रही बात समझ में? मान लो ये कितने बीच रखे गए बच्चों, 4 मीटर की सेपरेशन पर रखे गए। कितने मीटर की सेपरेशन पर? 4 मीटर की सेपरेशन पर रखे गए। अच्छा, अगर ऐसे रख दिए जाए तो क्या ये बच्चों स्टेबल रहेंगे क्या? नहीं। क्यों नहीं स्टेबल रहेंगे? अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को। ठीक है, तो भाई बीच की दूरियां क्या होगी, इनकी बीच की कम, दूरियां कम होगी। ठीक है, तो मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो आपको बताना है कि कहां पर और कितना। ठीक है ना, कितना मतलब उसका नेचर ही बताना है। कहां पर और कितना चार्ज रख दें जिससे तीनों क्या हो जाए, रखोगे तीसरा। ठीक है ना, तीनों भी क्या रहे बच्चों, इक्विलिब्रियम में रह जाए। मतलब ये दोनों तो रहे, प्लस तीसरा वाला भी क्या रह जाए, इक्विलिब्रियम में रह जाए, मतलब मूव ना करे। मूव ना करने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो वेयर एंड हाउ मच चार्ज। देखो ये चित्र बना लो, चित्र बना लिया। देखो वेयर एंड हाउ मच चार्ज। ठीक है, शुड बी प्लेस्ड सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस है जो तुमको शीट शेयर की है आज, पीडीएफ उसमें है। आगे बात समझ में, कहां पर कितना चार्ज बच्चों रखा जाए जिससे चार्जेस क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तुमको पता है चार्जेस के 2 टाइप होते हैं? अरे ये तो पता है, क्या क्या होते हैं? हाँ बताओ, नहीं पता? पॉजिटिव और निगेटिव, चलो ये तो पता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो बच्चों मुझे नेचर ही बताना है, कहां पर कितना और किस नेचर का रखें। ठीक है, अरे पॉजिटिव रखे कि निगेटिव रखें, जिससे क्या रहे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। कोई बच्चा अप्रोच बताना चाहता है कैसे करें? हाँ बताओ बताओ। तो सर पहले जो मानेंगे, जैसे मानेंगे बीच में, फिर उसके बाद कहाँ रखे पहले? तो सर उस 2 इक्वेशन बनेंगे उसके लिए, पहले 16 माइक्रो। अरे कहाँ रखे, कहाँ रखे चार्ज? अभी कहाँ रखे? नहीं रहेगा, रटी हो तुम। हाँ, कौन सा चार्ज रख दे, हाँ बताओ आर्य। हाँ +1 कूलम रख दे, मान लो कुछ भी रख दे, प्लस क्यों रख दे? हाँ रख दे। देखो अब क्या होगा, 16 वाले पर देखो, ये प्लस है, रिपेल करेगा नहीं रिपेल करेगा, और 20 भी क्या रिपेल करेगा, ये तो भाग जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? अरे बात समझ में, कहाँ इक्विलिब्रियम में होगा?
हाँ, तो ये वाला कहाँ इक्विलिब्रियम है? दोनों लेफ्ट साइड लग, दोनों लेफ्ट ही लग रहा है ना, इक्विलिब्रियम में कैसे होगा? अरे यार, ये बात समझ में मेरी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है भाई, चार्जेस का नेचर क्या है। अच्छा, मान लो यहाँ पर, हाँ तुमको, हाँ बताओ कैसे कर रखा, बताओ। इधर क्यों नहीं रखा तुमने? 25 अरे इधर क्यों नहीं रखा? यहाँ भी रख सकती, यहाँ भी रख सकती, यहाँ भी रख सकती। मैंने कहा ना यहाँ पर +20 रखोगी तो बीच में रखोगी तो नहीं आपका स्टेबल होगा। नहीं हो रहा था ना भाई, क्यों? पहले देखो कहां पर रखें जिससे क्या रहे, ये स्टेबल हो जाए। यहां पर रखो बच्चों, मान लो कुछ भी रखो, प्लस रखो मान लो, तो क्या होगा? इसको क्या करेगा? रिपेल, रिकरिंग नहीं करेगा। और ये वाला क्या करेगा बच्चों? इसको अट्रैक्ट। तो क्या स्टेबल रह पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर रख नहीं सकते। मान लो इसको निगेटिव रख दिया, क्या कर दिया बच्चों? इसको निगेटिव रख दिया। आ रही बात समझ में? अब बताओ, ये -q है मान लो, ठीक है, अभी क्या स्टेबल रह पाएगा क्या? अभी तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अरे होगा नहीं होगा? ठीक है, क्या सही है? अरे भाई तीनों होने चाहिए। इसको देखो, 16 क्या है बच्चों? हाँ 6, अच्छा ये मिनट देखो, यहाँ पर मान लो ये कह रहे हो ये इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है 20 वाला, और ये क्या लगा रहा है बच्चों? Q वाला जो 16 पर लगा रहा है, दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। अरे होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जो फोर्स बिटवीन क्या है 16 और 20 के बीच का, और फोर्स बिटवीन क्या है बच्चों? Q एंड 16 के बीच का, ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट, तभी तो कम होगा। इसकी इक्विलिब्रियम देखो, पानी बरस रहा है, ठीक है देखो। अब देखो ये क्या करेगा बच्चों? 16 क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। अभी फोर्स तो देखो सेम ही रहेगा ना 16 और 20 के बीच का। अरे भाई अभी भी सेपरेशन सेम ही है ना, बट सोचो -q से सेपरेशन तो क्या हो गई बच्चों? बढ़ गई नहीं बढ़ गई? -20 वाले की, तो ये वाला फोर्स तो कम हो गई, ये तो उतना ही रहा। देखिए ये क्या स्टेबल रह पाएगा क्या? नहीं। इसका मतलब यहां पर तुम चाहे निगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, तुम्हारा बैलेंस नहीं हो पाएगा। अरे यार ये बात समझ में, अगर दोनों पॉजिटिव कर देते बच्चों तो बीच में भी नहीं रख सकते थे, ठीक है। इसी तरह तुम राइट में भी रख सकते हो बच्चों, राइट में भी सेम आर्गुमेंट कर सकते हो, राइट में भी अगर रखें तो स्टेबल सिस्टम नहीं हो पाएगा। तो कहाँ ऑप्शन है, कहाँ रख सकते हैं? सिर्फ बीच में रख सकते हैं। तो पहले आपको आयरन आउट करना पड़ेगा, मतलब क्या, सॉरी आयरन आउट करो, कैंसिल आउट करना पड़ेगा कि कहाँ कौन से रीजन है। 3 रीजन पॉसिबल है, एक तो बीच में, एक तो लेफ्ट या तो राइट। मैंने बताया ना लेफ्ट और राइट नहीं पॉसिबल है, क्या है बीच में ही पॉसिबल है। यहां पर अगर प्लस कर देता ना तो बीच में पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैं कह रहा था नुक तरह से न रटो। अरे आई बात समझ में? तो कहां पर रखेंगे बच्चों? यहां पर। अब ये भी सोचना है कि पॉजिटिव की निगेटिव। अरे बताया नहीं बताया? पॉजिटिव रखकर देखो, पॉजिटिव रख के पहले निगेटिव बताओ। चलो माइनस रखते हैं, तो बताओ 16 वाला क्या करेंगे? दोनों अट्रैक्ट, तो ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। मतलब क्या रखेंगे यहाँ पर? प्लस ही रखेंगे। अरे हो गया, पॉजिटिव होगा और कहाँ रखा जाएगा? बीच में रखा जाएगा। कहां पर और कितना, आराम से पता कर सकते हैं। मान लो इससे x है, इसको 25 कर लेना बच्चों, क्या कर लेना? इसको 25 कर लेना, स्क्वायर रूट लेने में आसानी होगी, 25 कर लेना। ये x मान लेना, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 - x। अच्छा सारे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सारे चार्जेस क्या है तुम्हारे? इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है? सभी पर फोर्स क्या है बच्चों? 0।
तो इस क्यू पर भी फोर्स क्या होगा, 0। अरे यार ये बात समझ में। देखो एक और बात तुमको बताना भूल गया, ठीक है, अभी बता दूंगा तुमको वेक्टर फॉर्म, ठीक है। देखो 16 और बच्चों क्यू क्या करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल। यहाँ पर क्या तुमने मैंने कुछ गलत लिखा, यहाँ पर अगर मैं प्लस रख दूं तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो स्टेबल रह ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये रीजन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब ये रीजन ही पॉसिबल नहीं है ना, तो कौन सा पॉसिबल होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर नीचे रखोगे तो नहीं होगा। फिर से देखते हैं, एक क्या है बच्चों तुम्हारा, यहाँ पर क्या तुम्हारा 16 माइक्रोकूलम और यहाँ पर क्या था, अच्छा -25। बीच की सेपरेशन क्या थी 4, बीच में पॉसिबल नहीं हो रहा है ना, बीच में अगर यहाँ पर प्लस रखोगे तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा 16 और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, स्टेबल नहीं रह पाएगा। निगेटिव रखोगे तो 16 नहीं रह पाएगा, ठीक है ना, एक को खुश कर दूसरा नाराज हो जाता है, यही हो रहा है। इसका मतलब क्या, बीच में नहीं रह पाएगा बच्चों। अरे यार ये बात समझ में, क्या इधर रख सकते हैं, देखते हैं एक बार। मान यहाँ पर हमने चेक किया था ना, माइनस रखो, सॉरी हाँ माइनस रखो तो क्या होगा, हाँ अगर अच्छा एक मिनट, यहाँ पर प्लस रखो एक मिनट, तो प्लस वाले क्या करेगा बच्चों, 16 को क्या करेगा, प्लस क्यू रिपेल, और -25 क्या करेगा, अट्रैक्ट 16 वाले को, दोनों क्या होंगे, बैलेंस नहीं होंगे। इसका मतलब क्या होगा, प्लस नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस रखो, क्या रख दिया मैंने, -q। अब देखो क्या सारे इक्विलिब्रियम में है क्या, सबसे पहले क्या देख ले, -q का इक्विलिब्रियम देख ले, क्या -q इक्विलिब्रियम में रह सकता है क्या, क्यों नहीं रह सकता, 16 वाला क्या करेगा उसको अट्रैक्ट, 16 वाले से नजदीक है तो 16 वाला क्या लगाएगा, ज्यादा फोर्स नहीं रहेगा, और 25 वाले से दूर है, बट 25 वाले का मैग्नीट्यूड भी क्या है, ज्यादा है, तो बैलेंस होने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है। अच्छा इसी को अगर यहां पर रख देते तो नहीं हो सकता था, क्यों, 25 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होता और डिस्टेंस भी कम होती, तो इसका मतलब राइट पॉसिबल भी नहीं है, इसका मतलब उधर ही पॉसिबल होगा। अरे ये है ना, क्यू का इक्विलिब्रियम आ गया, क्या 16 हो सकता है इक्विलिब्रियम में, हाँ भाई, -q क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट, और -25 क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट, पॉसिबल। क्या -25 वाला कर सकता है क्या, इक्विलिब्रियम में रह सकता है बच्चों, हाँ क्यों, 16 वाला क्या करेगा तुम्हारा अट्रैक्ट, और -q वाला क्या करेगा रिपेल, हो सकते नहीं हो सकते, इसका मतलब ये ओरिएंटेशन पॉसिबल है। अरे आगे बात समझ में, तो क्या मान ले बच्चों, यहां से कितना डिस्टेंस पर मान ले, x डिस्टेंस, राइट भी नहीं रह सकते, बताया क्यों, अरे भाई यहां पर अगर रखोगे तो क्या होगा, 25 से डिस्टेंस भी कम होगी और इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, तो x कैसे निकाले बच्चों, अरे भाई फोर्सेस क्या है तुम्हारे सभी पर, नेट फोर्स 0 है, किसी पर नेट फोर्स 0 कर दो, किस पर 0 कर दे x आ जाए, हाँ लास्ट वाले पर कर दो, देखो क्यू क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, इस पर नेट फोर्स 0 नहीं 0 है,
तो जो कौन 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 लगा रहा है फोर्स, 25 वाला और 16 वाला। जितना 25 वाला रिपल्शन लगा रहा है उतना ही 16 वाला क्या लगा रहा है, अट्रैक्शन। तो भाई एफ फोर्स जो क्या लगा रहा है, 16 माइक्रोकूलम वाला किस पर लगा रहा है, क्यू पर लगा रहा है। और जो क्या लगा रहा है बच्चों, 25 माइक्रोकूलम वाला किस पर लगा रहा है, माइनस क्यू पर लगा रहा है। दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, तो दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो बताओ फोर्स क्या होता है बच्चों, दो चार्जेस के बीच का, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो अब तुमने उनको साइन नहीं रखना है, क्यों साइन नहीं रखना है, क्योंकि तुमने पहले से अट्रैक्शन रिपल्शन मान लिया है ना, कि ये अट्रैक्शन है और ये क्या है, रिपल्शन है। या तुम साइन रखना चाहो तो क्या रख दो, के 16 इंटू क्या रखो, चार्ज क्या है बच्चों उस पर, माइनस क्यू। 16 और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है, x। ये F1 हो गया, प्लस क्या हो गया दूसरा तुम्हारा, 16 और सॉरी 25 और क्यू के बीच का क्या लिखोगे, k इंटू माइनस 25 इंटू माइनस क्यू। और इससे डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये 4 और ये x है, कितना हो जाएगा 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेट फोर्स क्या हुआ, 0। या तो ऐसा कर दो, अरे भाई ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, और ये वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा रिजल्ट, यही लिखोगे ना अल्टीमेटली, के 16 इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर। अरे भाई उधर जाकर क्या हो गया था, ये प्लस, और इधर क्या लिखोगे, के इंटू 25 इंटू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स का होल। अच्छा ऐसे लिख दो, तुमने साइन नहीं लिखा, तुमने पहले से मान लिया था भाई ये अट्रैक्शन का फोर्स है, ये रिपल्शन के बराबर होगा। या तो साइन रखो, नेट फोर्स क्या कर दो, 0 कर दो, दोनों सेम है। तो यहां पर देखो क्यू क्यू बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, के भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे ठीक है, अदरवाइज अगर किसी दूसरे पर निकालते तो क्यों कैंसिल आउट होता, क्या नहीं होता। दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो बच्चों, इक्वल टू क्या आ गया 5 अपॉन कितना आ जाएगा ये, अरे आया नहीं आ गया, ये समझ में आया। हमको पहले तीनों रीजन्स चेक करना होगा कहां पर नेट फोर्स 0 है। होता है ना अंधे के बटेर लगना, सुना है, हाँ वही है। मैंने बताया ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का साइन, अगर मान ले का साइन रिवर्स कर दे तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। आ गया ना बच्चों समझ में, ठीक है। अब क्यू की वैल्यू कैसे निकाले, 16 पर बैलेंस कर ले बच्चों। अगर क्यू पर बैलेंस करो क्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 भी क्या तुम्हारे इक्विलिब्रियम में है, अरे है कि नहीं। तो क्या कर दोगे, 16 पर कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं बच्चों, 16 पर क्या लगा रहा है, माइनस क्यू फोर्स लगा रहा है, और 16 पर क्या लगा रहा है तुम्हारा 25 भी लगा रहा है, माइनस 16 भी लगा, क्या लगा रहा है बच्चों, अरे दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट, दोनों को बराबर कर दो। इस केस में क्या रखना है तुमको, साइन नहीं रखना है, क्योंकि तुमने पहले से ही मान लिया है एक अट्रैक्शन है, दूसरा क्या है रिपल्जन। रखो वैल्यू, 16 और क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, 16 और क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या है, के Q1 Q2 बाई के इंटू क्यू इंटू 16 बाई कितना होगा बच्चों 16 का स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा के इंटू क्या है 1625 अपॉन क्या होगा, बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों, अच्छा 4 है, 4 का स्क्वायर।
तो क्या होगा, के कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दोनों। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ एक ही 16 बचेगा, नहीं बचेगा, क्यू बाई 16 इक्वल टू 16 इंटू 25 बाई कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 42 नहीं है, क्या जाएगा 16। तो क्या आ गया बच्चों, 16 इंटू 25 आ गया ना 400 माइक्रोकूलम। अरे यूनिट माइक्रोकूलम में थी ना, तो क्या आएगा ये माइक्रोकूलम आ गया। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। इसी का मैं एक वेक्टर फॉर्म लिखा रहा हूँ 2 मिनट में, ठीक है, उसके बाद तुमको ब्रेक दे रहा हूँ। क्वेश्चन सभी 1-2 और कराऊंगा इस पर, लिख लिया। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे बच्चों, मैंने बताया अभी आपको, क्या कर सकते थे, क्या रख दो, नेट फोर्स क्या है तुम्हारा 0, ऐसे लिख दो, सेम बात होती है। नेट क्या लिखा है तुमने 0, किस पर 16 पर, k इंटू 16 इंटू माइनस क्यू अपॉन क्या बच्चों, x क्या है तुम्हारा 16 था ना, 16 का स्क्वायर ये f1 हो गया, f1 प्लस f2 इक्वल टू क्या होगा 0, -25 और 16, k इंटू क्या लिखो -25 इंटू 16 अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसमें गलत लिख रहा हूं, अपॉन क्या होगा, नहीं, अच्छा बता रहा हूं इसको, लिखो वेक्टर फॉर्म, इसको ऐसे रहने दो, बता रहा हूं वेक्टर फॉर्म लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, अभी बता रहा हूं ये क्यों आ रहा है ऐसे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिख लिया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो बच्चों, तुमने x पढ़ा कि नहीं पढ़ा, x वेक्टर x कैप पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये आई कैप किधर होता है बच्चों, x कैप या आई कैप की डायरेक्शन किधर होती है, किधर होती है, अरे x कैप की डायरेक्शन किधर होती है, आई कैप डायरेक्शन किधर होती है, वो कौन सी डायरेक्शन है, अरे जिधर x बढ़ रहा होगा, जिधर x बढ़ रहा होगा, ये मत करना राइट है, अरे ये रोटेट भी कर सकते नहीं कर सकते, मान लो ये x है तो अभी इधर होगा, अरे भाई y की डायरेक्शन क्या होती है, इधर y बढ़ रहा होता है, अरे y ऊपर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा बच्चों, ये y कैप की डायरेक्शन होगी, माइनस x कैप किधर होगा, जिधर x कम हो रहा होगा, माइनस y कैप क्या होगा, इधर कम हो रहा होगा भाई, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों एक r कैप होता है, बताया नहीं बताता, पोजीशन वेक्टर, मान लो r है, तो r कैप क्या होता है बच्चों, r बढ़ने की डायरेक्शन में होता है, क्या होता है, r बढ़ने की डायरेक्शन में होता है। अगर मैं Q2 के लिए का फोर्स देख रहा हूं, क्या किस पर फोर्स देख रहा हूं, Q2 पर फोर्स, तो Q2 के लिए r कैप बच्चों किधर होगा, राइट साइड होगा नहीं होगा, किधर क्या होगा तुम्हारा r बढ़ेगा, और माइनस r कैप क्या होगा, इधर होगा। अच्छा इसके लिए Q1 पर अगर फोर्स देख रहा हूं, कौन लगा रहा है Q1 पर फोर्स, Q2, तो r कैप किधर होगा बच्चों, जिधर r बढ़ेगा, किधर होगा तुम्हारा, इधर, और माइनस r कैप किधर होगा, इधर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ओरिजिन ही चेंज हो गया ना पहले तो, अरे Q2 के लिए क्या था ओरिजिन, Q1 था, तो r कैप इधर था, और Q1 के लिए क्या हुआ, Q2 ओरिजिन हो गया, तो r कैप इधर आ गया, इधर आ गया। r कैप की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, r
बढ़ने की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो जो फोर्स है बच्चों, तुमने ये लिख दिया ना, क्या लिख दिया फोर्स का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, हमको डायरेक्शन ही बतानी होगी। डायरेक्शन किससे बताते हैं, मैंने बताया ना, इसी लाइन के लॉन्ग लगता नहीं लगता। डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अरे पता है ना डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे बच्चों, आर कैप। पर ध्यान देना, जब भी यूज करना तो क्या करना हमेशा, पुट, ध्यान देना जब ये वेक्टर फॉर्म यूज करना, अगर हमको जस्ट मैग्नीट्यूड पता करना है तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बताया था ना ट्रैक्शन और रिपल्शन के बराबर था। ठीक है, हमेशा क्या रखोगे, पुट Q1 Q2 विद साइन। ऐसा क्यों, ऐसा रखो कुछ चमत्कार हो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, ये 16 और 25, ठीक है ना, यही सिर्फ देखो, अगर ये आर है, रहेगी नहीं है, आर कैप किधर है, अगर मान लो -25 पर देख रहा हूं फोर्स, तो आर कैप राइट, और किस पर देख रहा हूं फोर्स में, इसी पर देख रहा हूं। क्या रखो, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमेशा क्या रखोगे बच्चों तुम, साइन के साथ 16 रखोगे, और क्या रखोगे 25 किस दर, माइनस अपॉन, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, और क्या रखोगे। अच्छा, इस जो अंदर वाला है 25 वाला माइनस है बच्चों, इसको मैं इधर लिख रहा हूं इसके साथ, माइनस आर कैप की डायरेक्शन नहीं, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो नहीं हो गया बच्चों, और ये डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस आर कैप। मतलब किधर लग रहा है 25 पर फोर्स, लेफ्ट साइड। क्यों लग रहा है, अट्रैक्शन है। तो जैसे ही तुम माइनस रखोगे क्या होगा, चमत्कार होगा। चमत्कार होगा मतलब तुरंत ही बता देगा कि फोर्स कैसा है तुम्हारा, अट्रैक्शन या रिपल्शन का। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है। अगर तुम यही फोर्स किस पर देख रहे होते बच्चों, 16 पर, तो यही फोर्स क्या आता उसके लिए, उसमें भी सेम आता, बट उसके लिए माइनस आर कैप क्या होता बच्चों, क्या ये डायरेक्शन होती क्या, नहीं, उसके लिए माइनस आर कैप क्या होता, ये होता, क्योंकि वो भी किधर आएगा, अट्रैक्शन हो। अरे आगे बात समझ, तो जब भी वेक्टर फॉर्म यूज करोगे तो क्या रखोगे बच्चों, हमेशा फोर्सेस साइन के साथ यूज करोगे। अगर तुमको सिर्फ स्केलर यूज करना है तो डायरेक्ट तुम रख दो, डायरेक्ट तुम वैल्यू रख दो। अरे यार ये बात समझ में, यहां पर क्यों गलती हो रही थी, सॉरी, अरे मैं लिख रहा था ना दो का सम, वो क्या था बच्चों, साइन के साथ रख रहा था, क्या रख, क्योंकि वो क्या था, वेक्टर फॉर्म था। अरे ठीक है, आ रही बात समझ में, ओके, इसको लिख लेना, और ये लिख लिया ना, ऑलवेज पुट Q1 Q2 विद साइन। ठीक है, हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों, ठीक है, या ठीक है, आगे आ जाओ, नीचे आ जाओ, बारिश देख लो, एक दो को मैं धक्का भी दूंगा।
माही आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देखो बच्चों, अरे सेम क्वेश्चन है। फोर्स ऑन 25 माइक्रोकूलम आपको पता करना है, ठीक है ना? कौन सा फॉर्म पता करना है? वेक्टर फॉर्म पता करना है, अदरवाइज में डायरेक्ट डिस्टेंस लिख दिया होता। क्या पता करना है? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, परेशान ना हो श्रुति, छोड़ देंगे आज। अरे याद है बेसिक? हाँ हाँ, क्यू, अगर Q2 पर देखो आर कैप क्या होगा? आर की बॉन्डिंग डायरेक्शन में Q2 पर फोर्स देख रही हो ना, तो आर बढ़ेगा किधर? इधर बढ़ेगा ना, क्यों के ये आर है, बढ़े किधर? राइट साइड, लेफ्ट साइड। इस पर फोर्स देख रही हो, आर कब बढ़ेगा डिस्टेंस इनके बीच की? पहले मैग्नीट्यूड पता करो बच्चों, बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला। क्या कर रही हो तुम? क्यू प्लेस कहाँ करना है इसमें? दो ही चार्ज है इसमें, क्यू प्लेस कहाँ कर रही हो? अरे भाई याद है, दो पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस, सॉरी पॉइंट चार्ज कर रहे हो, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है? टेंथ पास हो ना? हाँ याद है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। हाँ वही है लाइन सेगमेंट की लेंथ। F क्या लिखोगे? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों -25 कर लेना, माइनस कर लेना इसको। क्या कर लेना इसको? माइनस लगा लेना। हाँ मतलब थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? माइनस लगा लेना। फोर्स ऑन -25 माइक्रोकूलम, माइनस था ना उसमें, ठीक है, माइनस लिख लेना। क्या था बच्चों? वेक्टर फॉर्म में ये था कि नहीं था? आर कैप, या क्या कर लो इसको, अगर इसको वेक्टर आर लिख रहे हो तो नीचे क्या आ जाता? आर क्यूब आ जाता। सेम बात, ठीक है? चार्जेस क्या रखोगे? साइन के साथ रखोगे। किस पर देख रहे हो बच्चों? -25 पर। तो बीच की डिस्टेंस पहले आर निकाल लो। आर क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा तुम्हारा? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? √12। अरे आई नहीं, आ गया। बेस्ट वैल्यू रख दो। क्या आ जाएगा? एफ की वैल्यू के क्या है? 9 × 10⁹ Q1 क्या है बच्चों? 16 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है? 10⁻⁻6। 25 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या आ जाएगा? √12 का होल क्यूब। आर क्या होगा बच्चों? बताया था। किस पर देख रहे हो तुम? -25 पर। ये देख रहे हो ना, तो ओरिजिन क्या किसको माने होंगे? 16 वाले को। मतलब ये क्या होगा बच्चों? -25 का पोजीशन वेक्टर -16 का पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या लिखोगे भाई? इसका एक्स क्या है? 3, इसका क्या है? 1। तो क्या लिखोगे? 3 - 1 आई कैप प्लस 4 - 2 जे कैप प्लस 5 - 3 के कैप। अब सॉल्व कर लेना, जो भी आ जाए ऐसे लिख दो। मैंने अपने मन से ही डेटा बनाया था ऐसे, ठीक है? अरे सॉल्व कर लोगे ना? 12 की पावर 3 कर लोगे? कितने लोग कर लोगे? 12 √12। अरे कर लोगे ना? कैसे? अरे कैसे करोगे? √12 कैसे करोगे? √12 कैसे करोगे? अरे 12 √12 क्या लिखोगे? 2√3। √12 क्या लिखोगे? 2√3।
अरे √12 को क्या लिखोगे, 2√3, और √3 की वैल्यू जानते हो, वहां से कर। अरे यार ये बात समझ में आ गया, ठीक है। सागर सर आगे लेते हैं, दोनों लोग लड़ाई कर रहे हैं, कौन किसको ले जाएगा। हाँ अरे हाँ यार -25 लिखना था, मैंने बोला था सच में, माँ कसम। हमारे गांव में जब क्रिकेट मैच होता था ना, तो वहां पर ये होता था, जैसे स्टंप नहीं होता था, तो ये होता था कि पेड़ में एक ऐसे निशान लगा देते थे, तो अब पेड़ गिरे कैसे, मान लो बॉल लग भी गई तो पेड़ गिरे कैसे, फिर सब कसम खाते थे, अरे भगवान कसम, फिर भगवान कसम से भी बड़ी कसम क्या होती थी, माँ कसम। तो जो माँ कसम खा लेता था तो उसकी बात मान ली जाती थी। ठीक है कि आउट है कि नहीं, आउट है कि नहीं, ठीक है। एक था बहुत झूठा आदमी था, वो भगवान कसम नहीं खाता था, वो बोलता था भगवान सम। एक दिन वो पकड़ लिया गया, भगवान सम। उसके बाद से उसका भरोसा करना छोड़ दिया। वही जिसे होते हैं ना लॉयर्स होते हैं ना, टेक्निकल ग्राउंड पर छोड़ते हैं, वैसे वही हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो बच्चों एक से ज्यादा चार्जेस हो, याद है सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या था, याद है, अभी शुरू किए सर 5-15 मिनट में। फिर इनको तैर के जाना पड़ेगा क्या, और मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर तैर करके जाना जो भी करना। आपको आता ना तैरना, मैं तो तैरूंगा लेकिन तैर के तुमको फिर तैर तुमको आप लेके जाना, ठीक है, वैसे आप हो गया क्या, 8:45 तक है बस, 10 ही मिनट है। 8:45 पे क्लास होती है तो उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन हो, 10, अरे 10 मिनट, 10 मिनट ही बोले ना आप, 10 मिनट खत्म कर रहे हैं सर। आप ही ने बोला 10 मिनट ना, ठीक है चलो हो गया। अच्छा 2 चॉइस पर फोर्स बच्चों अगर मान लो ऐसे रखे गए हैं, Q1, अरे बताया था ना, अरे सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन क्या था, याद है किसी को, अरे नेट इफेक्ट क्या होता है, इंडिविजुअल इफेक्ट के वेक्टर सम के बराबर होता है, अरे यही था, वेव्स में था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अरे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है इंडिविजुअल वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम के बराबर था, अरे यही था ना। तो मान लो कई चार्जेस रखे गए हैं बच्चों, मान लो यहाँ पर क्या रखा गया तुम्हारा -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर क्या रखा गया है -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर भी क्या रखा गया है +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। मान लो ये क्या है 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर है, मतलब 1-1 मीटर अगर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60। तो मान लो 2 माइक्रोकूलम पर तुमको बताना नेट फोर्स, तो क्या होगा -2 और 2 के बीच लगेगा फोर्स, अरे मान लो F लग रहा है, और 2 और -2 के बीच का फोर्स कितना लगेगा F, ये भी कितना लग रहा है, दोनों फोर्स क्या है बराबर, क्यों, अरे भाई चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और बीच की डिस्टेंस भी क्या है सेम। अब देखो 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों 60 डिग्री, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab cos 60, f² + f² + 2f² cos 60, ये कितना आ जाएगा बच्चों 2f cos θ/2, याद है किसी को फॉर्मूला, ये दो वेक्टर हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और एंगल क्या है थीटा, तो कितना जाता है 2f cos θ/2, अगर सब्ट्रैक्शन क्या जाता है 2f sin θ/2, इसको कर लेना सेम आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2f cos 60/2 मतलब कितना आ जाएगा 30, या कितना आ जाएगा 2f इंटू √3/2, कितना आ जाएगा बच्चों √3f। या ये नहीं करना चाहते हो, एक और आसान तरीका, इसका कंपोनेंट ले लो बच्चों, इधर क्या आ जाएगा f cos 30,
अरे आधा एंगल हुआ कि नहीं हुआ? और इधर भी क्या आ जाएगा, एफ कॉस 30, तो कितना आ जाएगा 2f cos 30, f sin 30 इधर, f sin 30 इधर, कैंसिल आउट। अरे आई नहीं आगे, दोनों तरीके से कर सकते हो। कितना आ गया √3f, और f की वैल्यू क्या है बच्चों, k क्या है 9 × 10⁹, 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 × 10⁻⁶, दोनों सेम है कि नहीं सेम है, इसका होल स्क्वायर बाई 1। अरे आगे नहीं आगे, ठीक है। ठीक है, बस मैं तुमको 1-2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा। हो गया, होमवर्क के क्वेश्चंस लिखो। ऐसा कर लो, यहाँ पर बच्चों क्या लिख लो तुम, ठीक है, लिख लो, where and how much charge should be placed so that all charges are in equilibrium। ठीक है, लिख लो where and, ये लिख लिया ना ये वाला, where and how much charge should be placed so that all charges are in equilibrium। अरे लिख लिया, अगला देखो बच्चों, इस पर ये बता दे रहा हूं। ठीक है, जो चार्ज सेंटर पर रखा गया है उस पर नेट फोर्स पता करना है बच्चों। ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड क्या है तुम्हारी ए। ठीक है, ध्यान देना ये किसके फॉर्म में आएगा, आपका वेरिएबल्स के फॉर्म में ही आएगा, अरे क्यू और ए के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तुमने जो दिया है क्या नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें बता दूंगा। ठीक है ना, बस ये जा सकते हो। ठीक है, इस अगर से चिल्लाएं कह देना मैंने 3 मिनट पहले छोड़ा है। ठीक है, हाँ मैं चाह रहा हूँ बता दूँ। तुम चप्पल ले लेना भाई अपनी।